मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट। देखिए प्रीलिम्स में अगर हम बात करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में टाइम मैनेजमेंट की अब वर्तमान में तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रही है ना, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। प्रीलिम्स में जीएस फर्स्ट पेपर जो आपका होता है वो आप 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। प्रश्नों की प्रकृति ही ऐसी होती है। कमोबेश अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में भी आपको टाइम मैनेजमेंट की ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन जब हम लोग एमपीपीएससी मेंस मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई सारे छात्रों की ये समस्या है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता। कैसे टाइम मैनेज करें, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। क्या प्रश्न पत्र जैसे ही हमें मिलता है सारे प्रश्नों को हम पढ़ें? क्या उत्तरों को एक क्रम से लिखें या जो उत्तर हमें पहले आते हैं उनको हम पहले लिखें? अंत में यदि समय हमारे पास कम पड़ जाता है तो हम क्या करें? इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं उन पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कई सारे छात्रों को ये समस्या तो होती ही है कि एग्ज़ाम हॉल में हम समय का प्रबंधन कैसे करें। कई सारे छात्र ऐसे भी हैं, बहुत सारे छात्रों को मैं बताता रहता हूँ कि किस तरह से आपको जो है टाइम मैनेज करना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। कई बार छात्र टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो उसका नतीजा क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, नाम मैं अभी यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। बहुत अच्छा उसने पढ़ा हुआ था, सब बहुत अच्छी तैयारी थी उसकी। लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठी, जो पैटर्न था वो वर्तमान का ही पैटर्न था, अर्थात जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, राइट। अब जब वो परीक्षा हॉल में बैठी, उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि पार्ट बी भी कुछ है। उसने लिखना शुरू किया और उसने पार्ट ए लिखते लिखते उसे लगभग 2.25 घंटे हो गए। 2.25 घंटे 180 मिनट में से लगभग 140 मिनट वो पार्ट ए लिखती रही और जब वो पार्ट बी पर पहुंची तो उसके होश उड़ गया। केवल और केवल 40 मिनट थे उसके पास पार्ट बी करने को और वो घबराहट में वो पार्ट बी भी ठीक से नहीं कर पाई। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन सारे बिंदुओं पर। इसीलिए मेरा जो भी अनुभव रहा है आज तक का, जो भी छात्रों से मैंने चर्चा की है, जो अभी तक मैं सबको बताता आया हूँ, चूँकि मैं स्वयं भी एमपीपीएससी देता रहा हूँ, लगभग 4-5 इंटरव्यूज़ मैंने भी दिए, फाइनली 2 बार सेलेक्ट भी हुआ। और इस आधार पर जो मेरे अपने अनुभव रहे परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट को लेकर, उस आधार पर मैंने कुछ बिंदु बनाए और हम उस पर चर्चा करेंगे एक-एक करके। देखिए, छात्रों की बड़ी समस्याएँ रहती हैं और कई सारे प्रश्न जो है वो उनके अपने रहते हैं। एक छात्र ने एक बार मुझसे ये पूछा कि क्या हमें सारे प्रश्न एक साथ पढ़ लेने चाहिए पहले? ये बड़ा अच्छा प्रश्न था उसका कि क्या हमारे पास जैसे क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है तो हम सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ें या फिर सारे क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। मेरा अपना अनुभव ये रहा है, या मैं कहूँ कि जब मैं एग्ज़ाम देता था, देखिए उस समय क्वेश्चन पेपर अलग मिलता था। अब अभी का पैटर्न अलग हो गया है, क्वेश्चन पेपर और उत्तर पुस्तिका दोनों आपको एक साथ मिल रही है। मैं जो करता था वो ये करता था कि मैं सारे प्रश्नों को एक साथ पहले पढ़ता था और उस समय हमारे पास चॉइस थी कि जो प्रश्न हमें अच्छा आता है उसे हम पहले लिख लें। पहले लिखेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, अच्छी-अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, सुंदर-सुंदर राइटिंग जो है दिखेगी परीक्षक को, तो वो हमें अच्छा मार्क्स देगा और उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है पड़ेगा और वो हमें जो है मार्क्स लास्ट तक देता चला जाएगा। ये एक हमारे दिमाग में होता था। पर अभी जो पैटर्न हो गया है उसके अनुसार अब प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दोनों साथ में है। तो क्या हम प्रश्न को पहले पढ़ें? तो यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूँगा कि आप पूरे समय में से एक निश्चित समय बिल्कुल सारे प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप निकाल कर रखें। आपके पास कुल मिलाकर 180 मिनट हैं।
अब हम लोग मिनट दर मिनट बात करेंगे। आपके पास 180 मिनट हैं और आपके एक पेपर में कमोबेश प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो आपके एक पेपर में प्रश्नों की संख्या 60 है। 30 वेरी शॉर्ट नोट, 20 शॉर्ट नोट और 10 लॉन्ग, कुल मिलाकर 60 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। अब 60 प्रश्नों को पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा? 60 प्रश्नों को पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा, है ना? तो देखिए 60 प्रश्नों को पढ़ने में कमोबेश आप बहुत से बहुत अगर समय लगाएंगे तो 5 मिनट का समय लगाएंगे। आपको 5 मिनट से अधिक का समय नहीं लगाना है। इस 5 मिनट में आपको पूरे 60 प्रश्न पढ़ने भी हैं। अब प्रश्न पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल पूरे मनोयोग से प्रश्न को पढ़ रहे हैं और वहीं उसका सिलेबस तैयार कर रहे हैं, वहीं आप ये सोच रहे हैं कि क्या लिखेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका पूरा समय जो है वो सोचने में निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि एक ओवरव्यू लेते हुए फटाफट हम जो है प्रश्नों को पढ़ते जाएं और दिमाग में सेट करते जाएं कि ये जो प्रश्न हमें आ रहे हैं, जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, वो प्रश्न हमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अभी पहले तो ये होता था कि चूंकि क्वेश्चन पेपर मिलता था तो हम मार्क करते चलते कौन सा प्रश्न हमें अच्छा आ रहा है, कौन सा थोड़ा कम आ रहा है, कौन सा थोड़ा कम आ रहा है। इस तरह से जो है हम प्रायोरिटी ले लेते थे कि हो सकता है कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा आ रहा हो। अगर हमें क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा आ रहा होता था तो हम उस पर डबल टिक इस तरह से कर देते थे। अगर हमें क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है पर उतना अच्छा नहीं आ रहा है तो हम एक टिक लगा देते थे। इस तरह से क्वेश्चन 5 अगर हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो हम उस पर इस तरह से क्रॉस लगा देते थे। तो हम एक प्रायोरिटी सेट कर लेते थे इस तरह से कि जिसमें जो है डबल टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रश्न हमें आ रहे हैं और ये हम बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। किसी में अगर सिंगल टिक लगा हुआ है तो ये प्रश्न हमें आ रहे हैं बट उतने अच्छे तरह से नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप प्रश्नों को एक बार पूरा ज़रूर पढ़ें। मेरा मानना है कि इससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी अपने उत्तरों को लिखने में। अब दूसरी चीज़ ये है कि क्या सभी प्रश्नों को समान समय दें? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और अधिकांशतः हम यही करते हैं कि हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और जो हमारा टाइम है, उस टाइम से जो है हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं और देख लेते हैं कि भाई हम इतना जो है हमें देना चाहिए। देखिए यहाँ पर मेरा मत थोड़ा सा दूसरा है। यहाँ पर मैं ये मानकर चलता हूँ कि हमें सभी प्रश्नों को समान समय देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि क्यों हम सभी प्रश्नों को समान समय नहीं दें। देखिए हो सकता है कि कुल मिलाकर अगर 60 प्रश्न एक पूरे पेपर में आपको जीएस की अगर मैं बात करूं फर्स्ट पेपर से लेकर थर्ड पेपर तक, तो कुल 60 प्रश्न आपको लिखने होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर। हो सकता है कि लगभग 50 प्रश्न आपके ऐसे हों जो आपको आते हों, 50 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, जो आप लिख पा रहे हो सकता है कि 5 प्रश्न ऐसे हों जो कि आपको आते तो हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं आते, और हो सकता है कि 5 प्रश्न ऐसे हों जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में सभी को समान समय देना उचित होगा? तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। देखिए जो प्रश्न हमें नहीं आ रहे हैं, अगर हम उसको भी जोर ज़बरदस्ती करके लिखने की कोशिश करेंगे और उसको भी अगर मान लो हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम किसी भी 200 शब्दों वाले प्रश्न को 8 मिनट हम दें, 8 मिनट हम देंगे और जो प्रश्न हम नहीं आ रहे हैं उसको भी हम ज़बरदस्ती में हम लगे हुए हैं और 8 मिनट का समय हम उसको भी दे रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? तो ये हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा, है ना? तो हम सभी प्रश्नों को समान समय दें, इस सोच से तो आप बिल्कुल बचें। सभी प्रश्नों को समान समय देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो समय को हम किस तरह से डिवाइड करें फिर, है ना? अब देखिए अभी जो पैटर्न है, हम बिल्कुल एक-एक करके उस पैटर्न पर आधारित जो हमारा समय होना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग पार्ट ए और पार्ट बी एटलीस्ट हम
3 पेपर की बात तो ये कर ही सकते हैं। पार्ट ए में वेरी शॉर्ट नोट 15 है। अगर हम इन 15 प्रश्नों को 10 मिनट में लिख लें, पार्ट ए के लिए कुल समय आपके पास 180 मिनट है। हाँ, 180 मिनट में से आपको पार्ट ए के लिए अगर हम देखें तो 90 मिनट्स आपको पार्ट ए के लिए मिल रहे हैं और 90 मिनट्स आपको पार्ट बी के लिए मिल रहे हैं। अब इसमें से इन 90 मिनट्स में से 10 मिनट्स आप ये मान कर चलें कि आपको वेरी शॉर्ट नोट लिखने के लिए 10 मिनट पर्याप्त है, अगर आपको आ रहा है तो। हाँ, तो 10 मिनट में आप कोशिश करें 10 से 12 मिनट भी आप ले सकते हैं। 10 से 12 मिनट जो है वो आप वेरी शॉर्ट नोट को लिखने में दें। जब हम शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं तो कुल 10 प्रश्न शॉर्ट नोट में हैं, और अगर हम देखें तो शॉर्ट नोट को लिखने के लिए हम एक प्रश्न कमोबेश, अगर आप देखें किसी भी जो राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि 1 मिनट में आप कितने शब्द लिख सकते हैं। तो जो अच्छे परीक्षार्थी हैं 1 मिनट में 20 से 30 शब्द लिख सकते हैं, ऐसा जो है राइटिंग एक्सपर्ट्स बताते हैं। और अगर किसी की राइटिंग बहुत फास्ट है तो वो 30-35 मिनट शब्द भी लिख सकता है, और किसी की राइटिंग बहुत लो स्लो है तो 15 से 20 शब्द लिख सकता है। तो अगर हम 10 प्रश्न जो 50 शब्दों वाले प्रश्न हैं उनकी अगर हम बात करें, अगर हम 60 शब्द भी लिखते हैं किसी 50 शब्द वाले प्रश्न में, तो मैं समझता हूँ कम बेस 3 मिनट का समय जो है वो लगेगा, और 10 प्रश्न हैं तो लगभग 30 मिनट का समय इसमें हमारा लगेगा। तो 30 से 35 मिनट अगर हम मान लें यहाँ पर, तो 30 से 35 मिनट का समय इसमें लगेगा। तो 30 और 10 40, अभी हमारे पास 50 मिनट बचे हुए हैं। अब आपको 5 प्रश्न लॉन्ग नोट लिखने हैं, तो आप एक प्रश्न 10 मिनट में आप लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये 50 मिनट यहाँ पे हो जाएंगे, 50 और 30 80 और 10 90, तो 90 मिनट हो जाएंगे। अब इसमें ये हो सकता है कि किसी प्रश्न में आपने कम समय दिया, किसी प्रश्न में ज़्यादा समय दिया, कमोबेश जो है ये स्थिति बन सकती है। तो मोटा मोटी जो है हम ये मानकर चलें कि हमें वेरी शॉर्ट नोट 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करने हैं, शॉर्ट नोट जो है वो 30 से 35 मिनट में कंप्लीट करने हैं, और जो लॉन्ग नोट हैं वो आप 50 मिनट में कंप्लीट करें। अब आप ये मानकर चलें कि ये जो आदर्श समय मैंने आपको बताया बाइफरकेट करके, ये आदर्श समय आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। इतना समय आपको वहाँ नहीं मिलेगा। इतना समय आपको इसलिए वहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि जब आप किसी प्रश्न को पढ़ते हैं तो प्रश्न को पढ़ते ही आप आंसर नहीं लिखने लग जाते। प्रश्न को पढ़ने के बाद हमेशा दिमाग में आप अपनी एक सिनॉप्सिस बनाएंगे कि इस प्रश्न के उत्तर में हमें क्या लिखना है, इसकी स्टार्टिंग क्या, हेडिंग क्या देनी है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, इसकी मेन बॉडी क्या होगी, इसका सारांश क्या होगा। ये एक सिनॉप्सिस जो है आप अपने दिमाग में बनाएंगे। हमेशा याद रखें कम से कम 10 से 15 सेकेंड जो है वो आपको ये सिनॉप्सिस बनाने में लग ही जाएंगे। तो आप ये मान कर चलें कि कम से कम आपका 10 मिनट तो इन सब में लग जाएगा। तो आपके 90 में से आपके पास केवल 80 मिनट ही हैं। ये मान कर चलें कि पार्ट ए को कंप्लीट करने के लिए आपके पास केवल 80 मिनट है, और इस 80 मिनट में आपको ये 15, 10, 25 और 5, 30 क्वेश्चन लिखने हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर तो आप 10 मिनट रखेंगे, इसको एग्जैक्ट आपको जो है वो 35 मिनट लेना पड़ेगा, क्योंकि 35 मिनट में ही आप कर पाएंगे ये प्रश्न, और उस हिसाब से यहाँ पर आपको 45 मिनट का समय मिल पाएगा। 45 मिनट या आप ये कहें 40 मिनट। ये भी मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि ये भी जो है आपके लिए एक आदर्श समय है। अगर इतना भी आप लिख पाते हैं तो भी एक बहुत अच्छी स्थिति में है। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे, मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, इतना सब कुछ बताकर मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से परिचित कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको उस तथ्य से परिचित कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका सामना आप करने वाले, जिसका सामना मैं कर चुका हूँ। तो आप बिल्कुल ये जो आदर्श समय सीमा है इसको आप लेकर चले, घर पे आप प्रैक्टिस करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्द 1 मिनट में लिख पाएँ। जितना ज़्यादा शब्द आप 1 मिनट में लिख पाएंगे
उतनी ज़्यादा सहूलियत आपको वहाँ एग्ज़ाम में होने वाली है। तो ये बात तो ये हुई कि क्या सभी प्रश्नों को समान समय दें? तो देखिए, हमने अभी क्या डिसाइड किया कि भई हम एक प्रश्न को हम इतना समय देंगे, कमोबेश जो है, एक पूरे वेरी शॉर्ट नोट को इतना समय देंगे, शॉर्ट नोट को इतना देंगे, लॉन्ग को इतना देंगे, ये तो ये बात हुई। अब क्या बात ये है कि सभी प्रश्नों को समान समय दें या नहीं दें? तो देखिए, मेरा सुझाव ये है कि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर इन 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं, तो आप उनको समान समय दें। तो अब बात यह है कि क्या सभी प्रश्नों को समान समय दें? देखिए, इसमें मेरा सुझाव ये है कि जैसे आपको पार्ट ए में 30 में से अगर 25 प्रश्न आ रहे हैं, तो जाहिर-सी बात है कि हम 25 प्रश्नों में अपना ज़्यादा समय दें, क्योंकि उन 25 प्रश्नों के उत्तर यदि हम अच्छे से लिखते हैं, तो उसमें हमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। यदि हम ये कोशिश करेंगे कि बाकी बचे हुए 5 जो हमें नहीं आ रहे हैं, उनमें भी अगर हम समान समय देकर और समान मार्क्स हासिल कर लेंगे, तो ये तो मुश्किल काम है, ये तो नहीं हो पाएगा। तो जाहिर-सी बात है कि हमें उन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करनी चाहिए और उनमें ज़्यादा समय देने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमें ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं। और जो हमें ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रहे, उनमें हमें कमोबेश समय जो है, उतना नहीं देना चाहिए। तो एक सिंपल सी थ्योरी है ना? अब बात ये कि क्रम क्या हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। देखिए, बहुत सारे छात्र ये सवाल करते हैं कि क्या हम प्रश्नों को उसी क्रम में लिखें जिस क्रम में प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर जो प्रश्न हमें पहले आते हैं हम उन प्रश्नों को लिखें। पैटर्न बदल गया है। पुराने समय में तो क्वेश्चन पेपर मिला करता था और ये सहूलियत होती थी लिखने की कि आप जो प्रश्न पहले लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब ये वैसी स्थिति नहीं है। पहले तो ये होता था कि जो प्रश्न हमें अच्छे आते थे वो हम पहले लिख लिया करते थे और जो प्रश्न हमें कम आते थे वो हम बाद में लिखते थे। अभी ये स्थिति है कि अभी आपके पास प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दोनों एक साथ दी हुई है। अब हम क्या करें? क्या हम प्रश्नों को क्रम में करें या हम प्रश्नों को छोड़ कर करें, जो प्रश्न हमें पहले आते हैं उनको करें? देखिए, यहाँ पर भी अब आपके पास सुविधा है, बल्कि पहले से ज़्यादा बेहतर सुविधा भी आपके पास है। कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। पहले यदि हमें ये करना होता था कि हम प्रश्न क्रम से ही लिखें, तो हम ये भी करते थे कि हम कुछ पेजेज छोड़कर हम लिखते थे और कई बार ये होता था कि समय नहीं मिल पाता था तो वो पेज छूटे के छूटे रह जाते थे। अभी आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास सुविधा ये है कि ये आपका ये एक पेज है, ये 2 पेज है, ये तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4। अब अगर पेज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 50-50 शब्दों के जो है अगर हमें लिखना है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पेज नंबर 2 में है, 50-50 शब्दों में लिखना है हमें। और अगर हमें क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से आ रहा है तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को लिखें, अच्छे से लिखें, पूरी अच्छी राइटिंग जो है बनाकर लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें अच्छे से आ रहा है तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जंप करें क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छे से लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हमें अच्छे से नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हमें अच्छे से आ रहा है तो हम वो लिखें। तो हमारे पास अब सुविधा है, हम इस तरह से जो प्रश्न हमें अच्छे आ रहे हैं हम जंप करते हुए और उसको लिखते चले जाएं। उसका फ़ायदा ये भी होगा आपको कि हो सकता है कि आपको किसी पेपर का सबसे लास्ट का क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है तो आप लास्ट का क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लें। फ़ायदा ये होगा कि लास्ट में आपकी राइटिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। परीक्षक तो शुरू से आपके उत्तर पुस्तिका को चेक करेगा ना, तो जब लास्ट का उत्तर चूंकि आपने पहले लिखा है, अच्छी राइटिंग में लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में भी उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा कि हाँ आपने अच्छा लिखा है। कोशिश ये करें, देखिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि परीक्षक सबसे पहले आपके पहले, दूसरे, तीसरे पेज को पढ़ेगा, तो आप कोशिश ये करें कि पहले, दूसरे, तीसरे पेज का आंसर जो है वो तो आप अच्छा लिखें। हो सकता है कि आपको किसी प्रश्न का आंसर ना आ रहा हो, यदि प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो भी हम लिखें और इस तरह से लिखें कि उसको लगे कि हाँ इस विद्यार्थी को इस प्रश्न का उत्तर आता है। अगर हमारे पास शब्द सीमा कम भी है
अगर हमें शब्द कम भी आ रहे हैं, हमारे पास ज्ञान कम भी है, तो भी आप उसको इस तरह से फैला कर लिखें कि आपका आंसर एक कंप्लीट सा नज़र आए। और अगर ऐसा आप कर पाए, थोड़ा मुश्किल काम है, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर पाए तो यहाँ तो आपको लाभ मिल ही रहा है। और सबसे लास्ट का प्रश्न जो है, जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा था, उसमें भी आपने बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा है, तो उसका भी एक मनोवैज्ञानिक फ़ायदा जो है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्रम क्या हो, इस संबंध में मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि देखिए, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप पहले लिखें। आपके पास अभी के पैटर्न के हिसाब से बहुत अच्छी सहूलियत आपके पास है, तो जो प्रश्न आपको अच्छे आते हैं वो बहुत अच्छे से लिखें और उसमें शब्द सीमा का बिल्कुल, मैं कहूँगा शब्द सीमा का पालन तो करें। लेकिन यदि आपको लगता है कि 200 शब्द जो है, किसी प्रश्न की शब्द सीमा 200 शब्द है, और अगर आपको उसमें 230 240 शब्द भी आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल लिखें। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखें कि उस प्रश्न के उत्तर में प्रवाह हो। प्रश्न का उत्तर आपका ऐसा लिखा हुआ हो कि परीक्षक और ज़्यादा पढ़ने की उसकी इच्छा हो। तभी वो 200 शब्दों से ज़्यादा भी अगर आपने लिखा है तो भी उसको पढ़ेगा और अच्छे नंबर देगा। जाहिर सी बात है, 5 प्रश्न जो आपको नहीं आ रहे थे उसमें आप कमी तो लिखेंगे। तो अगर मान लें कि आप किसी 200 प्रश्न के उत्तर के में आपने किसी प्रश्न में 240 लिखे हैं, तो किसी दूसरे प्रश्न में जो आपको नहीं आ रहा था उसमें आपने 160 ही लिखा है, लेकिन फैला कर लिखा है, एक पेज के बाद दूसरे पेज पे भी लिखा है आपने, तो ये बराबर हो जाएगा। तो उससे क्या है कि आपको यहाँ पर जो है मार्क्स तो मिल ही रहे हैं, यहाँ पर भी मार्क्स मिलने में एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज में आप रहेंगे। तो ये बात हुई कि क्रम क्या हो। अब बात यह है कि क्या सभी प्रश्नों को करें? बिल्कुल, मेरा सुझाव तो यही होगा कि आप सभी प्रश्नों को करें। देखिए, ये बात ज़रूर है, बोलना बहुत आसान है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, MPPSC मैंने क्लियर कर लिया है, आज किसी पोस्ट पे हूँ, तो मेरे लिए ये बोलना बहुत आसान है कि आप सभी प्रश्नों को हल करें। लेकिन एक परीक्षार्थी ज़्यादा बेहतर समझ सकता है कि सभी प्रश्नों को हल करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, हो सकता है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आते हों और आप सभी प्रश्नों को हल कर पाएँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं भी आते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चूँकि आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर एक प्रश्न के बारे में कुछ न कुछ तो आपने पढ़ा होगा। और अगर आपको ये 5 प्रश्न मान लो अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं, तो मेरा सुझाव यही है कि छोड़ने के बजाय आप परीक्षक को मौका दें कि वो आपको मार्क्स दे। अगर आप उससे रिलेटेड, प्रश्न से रिलेटेड कुछ भी लिखेंगे, थोड़ा भी आपने फैला कर लिखा, पॉइंट्स ही अच्छे डाल दिए, कुछ अच्छा डायग्राम ही बना दिया, तो भी परीक्षक आपको मार्क्स देगा। तो किसी प्रश्न में नहीं लिखने पर जो हमें 0 मार्क्स मिल रहे थे, उससे तो अच्छा है कि हमें 1 2 3 4 कुछ भी मार्क्स मिल जाए। अल्टीमेटली मुख्य परीक्षा में 1 2 नंबर पर भी 500 1000 विद्यार्थी खड़े होते हैं। तो यू नेवर नो कि आपके किस एक नंबर ने आपको कितने पायदानों पर पहुंचा दिया है। तो इस बात का जो है हम ध्यान रखें कि हम कोशिश करें कि हम सभी प्रश्नों को हल करें। अब अंत में समय कम हो तो क्या करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और अधिकांश परीक्षार्थियों का प्रश्न टाइम मैनेजमेंट को लेकर यही होता है कि साहब टाइम जो है वो कम पड़ जाता है और लास्ट में हमारे पास 2 या 3 प्रश्न जो है वो लिखने को रह जाते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आप थोड़ा सा एक इमेजिनरी कंडीशन की ओर आपको जो है वो ले चलता हूँ कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस एग्ज़ाम में आपने सब कुछ अच्छा लिखा, लेकिन लास्ट में आपके पास समय कम पड़ जाता है और आपको लास्ट के 200 शब्दों वाले 3 प्रश्न आपके रह गए हैं, ठीक है। और इन 3 प्रश्नों के लिए आपके पास कुल मिलाकर 16 मिनट या मैं कहूँ 15 मिनट ही बचे हैं। 3 प्रश्न, 15 मिनट,
बड़ी नाइंसाफ़ी है। हाँ, लेकिन इस 15 मिनट में हम इन 3 प्रश्नों को कैसे करें? अब यहाँ पर 2 परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। पहली तो ये कि इन 3 प्रश्नों में 2 प्रश्न आपको आ रहे हैं और 1 नहीं आ रहा, ये हो सकता है। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि तीनों के तीनों ही प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपने शायद छोड़ रखा था। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको तीनों के तीनों प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन आपके पास समय जो है वो 15 मिनट है। अब हम क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले वाली कंडीशन को जो हम देखें, अगर आपके पास 2 प्रश्न आपको आ रहे हैं और आपके पास 15 मिनट है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इन 2 प्रश्नों को लिखने में कम से कम 12 मिनट दें। 6-6 मिनट का समय जो है 2 प्रश्नों को दें और अंतिम प्रश्न के लिए जो है आप 3 मिनट का प्रश्न या 2 मिनट का समय जो है वो आप छोड़ दें। यदि आप इन दोनों को 6-6 मिनट का समय देंगे तो कमोबेश आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर परीक्षक आपको अच्छे मार्क्स दे पाए। एक प्रश्न को लिखने के लिए आपको कम से कम 8 मिनट का समय चाहिए, कुल मिलाकर 24 मिनट का समय आपको चाहिए होता है, लेकिन आपके पास 15 मिनट बचे हुए हैं। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो हम 12 मिनट जो है वो इन 2 प्रश्नों को दें और हम इस तरह से लिखें कि एक पेज पूरा भरें और दूसरे पेज पे भी टर्न हो। यदि परीक्षक को तो ये नहीं पता ना कि आपके पास समय कम बचा हुआ है और आप इस तरह से जो है लिख रहे हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं जानता, उसको इतनी कहानियाँ नहीं पता, और वो तो आपकी कॉपी चेक करता चला जा रहा है। तो उसने देखा कि हाँ, स्टूडेंट ने पहले पेज पे भी लिखा है, दूसरे पेज पे भी इसने जम किया, दूसरे पेज पे भी इसने लिखा है, और उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि आपके पास समय कम बचा था और आपने इस तरह से फैला कर दूसरे पेज पे भी लेकर गया और इतने कम समय आपने लिखा है, वो नहीं जानता। तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर देता चला जाएगा। जो एक प्रश्न आपका बचा हुआ है, इसमें जो है 3 मिनट का समय आपके पास है। 3 मिनट में भी आप कम से कम 90 शब्द लिख सकते हैं। आप ये मानकर चलिए कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप पहला प्रश्न लिखते हैं और अगर आपने पहला प्रश्न 200 शब्दों का लिखा है और आपको उसको लिखने में अगर 10 से 12 मिनट का समय लगता है, तो अंतिम प्रश्न को लिखने में अगर वो अंतिम प्रश्न भी 200 शब्दों का आप लिख रहे हैं, तो आप मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में ये प्रश्न लिख लेंगे। वहाँ पे कुछ दैवीय शक्ति आ जाती है और ये दैवीय शक्ति उस लास्ट के आंसर को 5 से 7 मिनट में लिखवा देती है। अद्भुत क्षमता आ जाती है हमें। तो जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं वैसे वैसे हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो अगर आपके पास उस समय एक क्वेश्चन लिखने के लिए 3 मिनट भी है ना, तो आप इस 3 मिनट को पूरी तरह से यूटिलाइज करें। आप इस 3 मिनट में क्या कर सकते हैं, तो आप इस 3 मिनट में पहले पेज पे जाएं और बिल्कुल उस प्रश्न से रिलेटेड सारी चीज़ें उस उत्तर में आप पहले पेज पे लिखें। जितना कुछ भी आपको आता है हेडिंग्स बनाकर लिखें, डायग्राम बना दें, लेकिन कोशिश ये करें कि उस प्रश्न को एक कंप्लीटनेस जो है वो देने की कोशिश करें, एक पूर्णता देने की कोशिश करें। यदि हो सके तो दूसरे पेज पे भी जाएं। 200 शब्दों का अगर प्रश्न है तो आप दूसरे पेज पे भी जाएं, हेडिंग डालकर और दूसरे पेज पर जाकर और एक डायग्राम बना दें, है ना। कुछ तो ऐसा आप करें जिससे परीक्षक को ये लगे कि हाँ, परीक्षार्थी के पास समय कम था लेकिन उसने इसको लिखने की पूरी कोशिश की है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो आप एक एडवांटेज की स्थिति में रहेंगे और वो आपको कुछ तो अच्छे नंबर जो है वो देगा। जहाँ पे आपको 0 मिलना थे वहाँ आपको जो है कुछ ना कुछ मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए जो है एक अच्छी स्थिति होगी। अब यदि आपको तीनों के तीनों प्रश्न आ रहे हैं और फिर आप जो है आपके पास 15 मिनट बचे हैं, तो आप बिल्कुल इक्वली 5 मिनट्स जो है सब में डिवाइड कर दें। एक तो ये हो सकता है कि आप 5 मिनट में जो है तीनों को डिवाइड कर दें, और एक ये भी हो सकता है कि आप एक प्रश्न को बहुत अच्छा लिखें, 7 मिनट का समय दें, आप दूसरे प्रश्न को 5 मिनट का समय दें और तीसरे प्रश्न को 3 मिनट का समय दें। इससे जिस प्रश्न को आप 7 मिनट का समय दे रहे हैं उसमें तो आपको पूरे मार्क्स मिल ही रहे हैं। कमोबेश 5
मिनट जिसको दे रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 3 मिनट में फिर चूँकि आपके पास समय है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न आपको आ रहा है तो आप लिख तो पाएंगे, एक पेज पे लिखें, दूसरे पेज पे भी जाए, अच्छे से जो है उसको डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन दें, उसका अच्छा जो है प्रेजेंट अच्छे तरीके से उसको करें, निश्चित रूप से आपको जो है कुछ अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे वहाँ। तो समय का प्रबंधन एग्ज़ाम हॉल में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये समय का प्रबंधन अगर यदि आप ये सोचते हैं कि आप सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठेंगे और वहाँ पर जो है आप समय का प्रबंधन कर लेंगे, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा आपको कि आप अपने घर पे बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें और सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाकर सोचें कि अरे सर ने ऐसा बताया था, ऐसा समय का प्रबंधन कर लेंगे और इस तरह से जो है टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके और हम लिख लेंगे। आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं तो ऐसे ऐसे परीक्षार्थियों को जानता हूँ जो एग्ज़ाम हॉल में क्लास में क्वेश्चन पेपर देखकर ही बेहोश हो गए। ऐसे भी परीक्षार्थी हैं। मेरी एक स्टूडेंट ऐसी थी, एक बार वो एग्ज़ाम से पहले, कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम से पहले आई हो, लगभग मैं समझता हूँ 1.5-2 महीने पहले वो मुख्य परीक्षा से पहले मेरे पास आई थी। और कुछ दिनों पढ़ने के बाद जो है वो छोड़कर चली गई। उसने कहा कि सर मैं टाइम यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, कोचिंग में आने से जो है टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो मैं घर पे बैठकर तैयारी कर लूँगी, और वो चली गई। मैंने कहा ठीक है, आपको जो भी नोट्स वगैरह चाहिए या और जो भी हेल्प चाहिए आप मेरे से लेते रहना। घर पे उसने प्रैक्टिस नहीं की, उसने फोकस ये किया ज़्यादा से ज़्यादा वो याद करने पर या फिर जो है वो चीज़ों को लर्न करने पर उसने फोकस किया और सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठ गई। पहले दिन पहले पेपर में ठीक 10 मिनट के बाद वो लड़की बेहोश हो गई, केवल इसलिए कि उसके ऊपर इतने सारे प्रश्नों का ऐसा दबाव पड़ा। जब बाद में मेरे उससे बात हुई तो उसने मुझे बताया कि सर मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे प्रश्न मैं कैसे लिख पाऊंगी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी और प्रैक्टिस नहीं करने का यह नतीजा था कि मैं वहाँ पे बिल्कुल लिख नहीं पाई, और नहीं लिखने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो भविष्य ही चौपट हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। और ये सारी चीज़ें जब जो है आपके दिमाग में आती हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स जब आपको दिखाई देते हैं वहाँ एग्ज़ाम हॉल में, तो आप ये मानकर चलें कि जैसे उस लड़की की हालत हुई थी वैसे ही उन छात्रों की भी हालत हो सकती है जिन्होंने घर पे प्रैक्टिस नहीं की है। तो जो टाइम मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट जो टाइम का मैंने आपको बताया, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करें। देखिए, जितना ज़्यादा आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपके लिए वो एग्ज़ाम हॉल हो। आप उतने बेहतर तरीके से इस टाइम मैनेजमेंट को वहाँ एग्ज़ाम हॉल में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं की, लिख कर नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि हाँ हमें पूरे प्रश्नों को पढ़ने में कितना समय लगता है, हम एक प्रश्न को कितने समय में लिख सकते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल वाली कंडीशन निर्मित करके और अपने घर पे आप प्रैक्टिस करें, तभी आप इस टाइम मैनेजमेंट को वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी समय प्रबंधन के बारे में एग्ज़ाम हॉल में हम समय का प्रबंधन कैसे करेंगे, जो कुछ भी मैंने आपको बताया, ये ज़रूर आपकी परीक्षा हॉल में निश्चित रूप से कुछ न कुछ मदद करेगा। आगे इसी तरह के और दूसरे भी परीक्षा के अलग अलग पहलू हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मुझे लगता है कि ये इस तरह के जो सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ परीक्षा को लेकर, ये निश्चित रूप से आपके काम आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसलिए सब्सक्राइब करें, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के जितने भी टिप्स हैं एग्ज़ाम से पहले एग्जैक्ट सही समय पर आपके पास पहुँच पाएँ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर पाए आप, और कोई वीडियो इस तरह का कोई वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता था, अगर आप वो नहीं देख पाए, तो मे बी कि कुछ नुकसान आपका हो जाए जो शायद वीडियो देखने के बाद नहीं होता। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको नोटिफिकेशन में जैसे ही वीडियो आती है, नोटिफिकेशन में आपको जो है पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह के टिप्स जो है वो इस वीडियो में है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।